So get ready, बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो. In this lecture, I would be talking about the concept of acid and base. Okay? देखिए एसिड और बेस इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जो आपके पास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 70% जो रिएक्शन है वो एसिड और बेस पर बेस्ड है. मतलब ज़्यादातर जो रिएक्शन है वो एसिड बेस रिएक्शन है. तो मैं इस लेक्चर में आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि एसिड और बेस क्या होते हैं और किस तरीके से आप उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं. ओके, दिस लेक्चर इज बेसिकली द पार्ट ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम, द सेकेंड लेक्चर ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम. पहला लेक्चर जो इंट्रोडक्शन है वो आप लोग देख चुके हैं. तो एसिड और बेस को एक्सप्लेन करने के लिए जो सबसे पहली थ्योरी थी वो आपके पास में थी आर्हेनियस. आर्हेनियस कॉन्सेप्ट वाज द फर्स्ट वन. ठीक है, सबसे पहला जो आपके पास में कॉन्सेप्ट था दैट वाज द आर्हेनियस. और इट वाज वेरी ओल्ड. ओके, वेरी ओल्ड कॉन्सेप्ट. ये इंसान तो कभी ना कभी तो जवान रहा है, बट द कॉन्सेप्ट वाज वेरी ओल्ड. ओके, द सेकेंड कॉन्सेप्ट वाज Bronsted-Lowry. These two scientists together gave a concept about acid and base. And finally we have a most advanced concept. A most advanced concept that was the third concept, that was the most advanced concept, and it was Lewis concept. तो हम लोग इसे एक बार स्क्रैच से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से आपके पास में एसिड और बेस जो है वो डिफाइन होते हैं. ओके, ऑल राइट, 1 सेकेंड प्लीज. तो सबसे पहले हमने कहा आर्हेनियस थ्योरी, देन ब्रॉन्स्टेड-लोरी थ्योरी, एंड फाइनली वी हैव द लुईस कॉन्सेप्ट. देखिए आर्हेनियस जो था, इसके नाम में आप देख रहे हैं हैन है, HEN. हैन मतलब मुर्गी, और जो मुर्गी होती है उसका इम्पैक्ट कोई खास नहीं होता है. उसी तरीके से जो आर्हेनियस था उसका भी कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं था, बट उसने थ्योरी दिया है. अब क्या थ्योरी दिया है? इसने कहा कि भाई जो एसिड है, एसिड वो होता है जो H+ देता है. कहाँ पर? इन एक्वस सॉल्यूशन. अगर कोई सी भी चीज़ आपके पास में, अगर आप उसे एसिड बोलना चाहते हैं तो वो एक्वस सॉल्यूशन में जो है वो H+ आयन रिलीज करता है. ठीक है, और अगर आप किसी चीज को बेस बोलना चाहते हैं, इफ यू आर सेइंग बेस, तो बेस क्या करेगा? OH- रिलीज करता है. किसमें? एक्वस सॉल्यूशन में. ये सबसे बेसिक बात है जो इस थ्योरी में बताई गई है कि जो एसिड होता है वो आपके पास में H+ आयन रिलीज करता है, जबकि जो बेस होता है वो बेस आपके पास में OH- आयन रिलीज करता है. ठीक है, तो एसिड जो है वो H+ आयन रिलीज करता है और बेस जो है वो OH- आयन रिलीज करता है एक्वस सॉल्यूशन में. अब एक बार की बात है, जो ब्रॉन्स्टेड और लोरी थे वो आर्हेनियस के पास में गए और उससे पूछा कि आर्हेनियस ये बता कि NH3 क्या है. व्हाट इज NH3? तो आर्हेनियस ये देख के चकरा गया, घबरा गया कि NH3 क्या है. तो उसने देखा कि इसमें उसे हाइड्रोजन दिखा, उसे हाइड्रोजन दिखे तो उसने हाथों हाथ बोल दिया कि NH3 इज एन एसिड, ये एसिड है. और उसी वक्त जो है इसको एक लाफा पड़ा. लाफा जानते हैं सभी लोग ना, कि भाई NH3 जो है वो एसिड कैसे हो सकता है,
अगर आप NH3 को वाटर के साथ में ऐड करते हैं तो उससे तो NH4OH का फॉर्मेशन होता है, और NH4OH तो बेस है। या अगर NH4OH किसी सॉल्यूशन में है तो उसका नेचर जो होगा वो बेसिक होगा। तो बात ये हुई कुल मिला के कि आपके पास में जो NH3 है उसका नेचर कैसा आया, उसका नेचर आया बेसिक। और बेसिक नेचर के साथ में इसके पास में नो OH माइनस, OH माइनस जैसी कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो अब ये यहां पर ये चीज थोड़ी फ्लॉप हो रही है। हुआ क्या, क्या हुआ, तेरा वादा आगे वो एक अलग गाना है, बट फिलहाल हम कॉन्सेप्ट की बात करें ना, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। तो ये जो आपके पास में आर्हेनियस कॉन्सेप्ट है इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। पहली बात कि अपन ने बोल दिया कि इट इज लिमिटेड टू द एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन तक ही लिमिटेड होता है, पहला बात। दूसरी बात हमने क्या बोली, इट कैन नॉट एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ NH3। और जैसे NH3 का एक्सप्लेन नहीं कर सकता वैसे PH3 का भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। कॉमन सेंस की बात है, ये इसका ड्रॉबैक है या लैग करता है यहां पर, ठीक है। उसके अलावा अपन लोग क्या बोलेंगे कि इसने जो कहा, ये जो पॉइंट बोला गया कि एसिड गिव H+ आयन, कहीं ना कहीं ये भी गलत है, और OH- बेस देता है, ये भी गलत है। उसका रीजन ये कि जब भी आप किसी एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तो उस सॉल्यूशन में H+ जैसा कुछ होता ही नहीं है। H+ एग्जिस्ट इन हाइड्रेटेड फॉर्म, दैट इज नॉन एज हाइड्रोनियम आयन। वहां पर आयन डाइपोल इंटरेक्शन होता है, आयन तो हो गया H+ और डाइपोल हो गया वाटर। और जो OH- होता है वो भी उस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता है। OH- इज आयन, और वहां पर क्या होगा, वाटर के साथ में आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगा। तो H+ आयन होता है या OH- आयन होता है, तो दीज काइंड ऑफ आयन्स H+ और OH- एग्जिस्ट इन हाइड्रेटेड फॉर्म। तो सेपरेटली या इंडिपेंडेंटली आप H+ का एग्जिस्टेंस जो है वो नहीं बता सकते। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथी कमी क्या है कि CO2, SO2, SO3, these are acids, these are acidic in nature। विदाउट H+, बिना H+ के दे आर एसिडिक इन नेचर। और यहां पर हमने क्या बोला, ये आपके पास में बेसिक थे, दीज वर बेसिक विदाउट OH-। आप समझ रहे हैं? मतलब ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर मान लीजिए, अगर आपको पता होगी ये बात तो, कि अगर आप NH3 की रिएक्शन अगर HCl के साथ में करवाते हैं तो उससे NH4Cl बनता है। देखिए एक बात मैं सभी लोगों को बता देता हूं, जो भी इस लेक्चर को देख रहे हैं, आप पूरे फोकस के साथ में देखिए। दिस लेक्चर विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैनी कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और फिजिकल तो आपके पास में चली रही है। OH- का हाइड्रेटेड फॉर्म जो है, अगर आपके पास में एक वाटर का मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करता है तो वो फॉर्मूला आएगा, दो इंटरेक्ट करते हैं तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ऐसे ही H+ जो होता है उसके भी हाइड्रेटेड फॉर्म जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। अगर सिर्फ एक मॉलिक्यूल से हाइड्रेट होता है तो बोलेंगे H3O+, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन पूछ लिया है तो मैं आपको बता देता हूं, H+ जो है वो अगर एक से हाइड्रेट होता है H+ + H2O, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, H3O+।
अगर एक और जुड़ जाता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक और H2 इसमें जुड़ गया तो क्या हो जाएगा, H5O2 प्लस, और ऐसे जुड़ता जाता है। ऐसे ही OH माइनस के साथ में भी ये चीज अप्लाई होती है। खैर वी विल टॉक अबाउट दिस, बट मैं फिलहाल आपसे कह रहा हूं दैट दिस लेक्चर इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट इन द वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। इट इज द सेकंड लेक्चर। थर्ड लेक्चर अपन लोग वी विल टॉक अबाउट द हाइड्रोलिसिस, और नॉट हाइड्रोलिसिस बट द ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। बेसिकली हाइड्रोलिसिस एक अलग टॉपिक है जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के नाम से इस चैप्टर में आता है। तो मैं फिलहाल ये कह रहा था कि आप जब NH3 की रिएक्शन HCl के साथ में करवाते हैं तो NH4 प्लस Cl माइनस बनता है। इट इज ए सॉल्ट। सॉल्ट वो होता है जिसमें कैटायन होता है, कैनाइन होता है। अब यहां आप कॉमन सेंस से आप कह सकते हैं कि ये जो भाई आपके पास में है, ये जो सब्सटेंस था ये तो एसिड है, इसका मतलब ये क्या रहा होगा, ये बेस रहा होगा। लेकिन इस बात को ये जो है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट प्रूव नहीं कर पा रहा। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट जो है वो बेस किसको बोलता है, ये बेस उसी को बोलता है जहां पर आपके पास में OH माइनस आयन की प्रेजेंस हो। अगर आपके पास में OH माइनस आयन की प्रेजेंस नहीं होगी तो आर्हेनियस कैन नॉट एक्सप्लेन दिस। बात समझ रहे हैं आप लोग? आगे चलते हैं अपन। दीज आर फ्यू ड्रॉबैक्स, और भी बहुत सारी चीजें आप इसमें अपने हिसाब से लिख सकते हैं, बट दीज आर सम मेजर ड्रॉबैक्स। एक्वस सॉल्यूशन की बात करेंगे, बेसिक नेचर इनका नहीं बता सकता, H प्लस और OH माइनस जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। और ये जो आपके पास में ये फॉर्म है हाइड्रोनियम आयन या नेक्स्ट जो आयन आपको दिख रहा है, इट इज बेसिकली आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन है यहाँ पर, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ऐसे ही CO2, SO2 और SO3, BF, बहुत सारी चीजें हैं। ये जो एसिडिक नेचर इनका होता है ये भी बिना H प्लस आयन के ही होता है, ये उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो यहां से जो है वो आर्हेनियस जो कॉन्सेप्ट है वो कुल मिला के डिप्रेस, कंप्रेस और सप्रेस हो गया, और ये आगे चला गया। इसका जो थोड़ा एडवांस फॉर्म है, इसका थोड़ा सा एडवांस फॉर्म वो आपके पास में है ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट। अब इसमें आप थोड़ा बहुत समझेंगे कि कैसे चीजें प्रोसीड होती है। तो ब्रॉन्स्टेड ने जब आर्हेनियस से पूछा कि भाई तू बता कि NH3 का बिहेवियर कैसा होता है, तो ये पहले इसने जब H को देखा तो उसने बोल दिया कि एसिड होता है। फिर बाद में ध्यान चला कि नहीं यार ये तो बेस है, तो वापस आर्हेनियस ने कहा कि चल तू बता अब कि तेरे हिसाब से एसिड और बेस की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। तो आर्हेनियस की इस बात का जवाब ब्रॉन्स्टेड ने कैसे दिया, इस बात को अपन लोग समझते हैं। इसने कहा कि देखो ऐसा है, ये आपके पास NH3 है, इसकी रिएक्शन HCl से करवाई। अब इस प्रोसेस में आपके पास बना NH4 प्लस और Cl माइनस। तो जो NH3 था उससे फॉर्मेशन हुआ NH4 प्लस का, ठीक है, और जो HCl था उससे फॉर्मेशन हुआ Cl माइनस का। तो इसने क्या बताया, बेस इज ए सब्सटेंस which accept electrons, which accept not electrons, which accept H plus ion, not electrons, H plus ion। बेस वो सब्सटेंस होता है जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। जबकि जो आपके पास में एसिड है, एसिड वो सब्सटेंस होता है, एसिड इज ए सब्सटेंस which रिलीज H प्लस आयन। मैं आपको फिर कह रहा हूं, आप कृपा करके इस लेक्चर को बहुत शांति से देखें, पूरा देखें, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है।
तो बेस इज ए सब्सटेंस विच एक्सेप्ट्स H प्लस आयन, और H प्लस आयन जब एक्सेप्ट कर लेता है कौन, बेस, तो उसके बाद ये किसका फॉर्मेशन करता है, इट फॉर्म्स कॉन्जुगेट एसिड। ये इसका भाई बन जाएगा ना भाई, इसका भाई है कॉन्जुगेट एसिड। जबकि आपके पास में जो एसिड है वो जब H प्लस आयन को रिलीज कर देता है, पहले एसिड था, तो अब जो चीज बनेगी वो होता है उसका कॉन्जुगेट बेस। ओके, तो कॉन्जुगेट बेस के फॉर्मेशन के लिए, जो आपके पास में कॉन्जुगेट बेस होता है उसके फॉर्मेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, रिमूव H प्लस, रिमूव H प्लस आयन, वी रिमूव H प्लस आयन। जबकि कॉन्जुगेट एसिड के फॉर्मेशन के लिए वी हैव टू ऐड H प्लस आयन। तो जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी है वो क्या कहती है कि आपके पास में एसिड वो सब्सटेंस होता है जो H प्लस आयन रिलीज करता है, ठीक है, और बेस वो होता है जो H प्लस आयन को एक्सेप्ट करता है। देखिए ब्रॉन्स्टेड जो थ्योरी है उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, जो ब्रॉन्स्टेड थ्योरी है उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, क्या सभी लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा है? आप में से और कोई ऐसा है जिसको क्लियर नहीं दिख रहा है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट। अगर ऐसा है तो क्या सभी को क्लियर दिख रहा है? जितने लोगों को साफ दिख रहा है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट। इट्स क्लियर, ओके आकाश, ऑल राइट, सो एवरीथिंग इज डन, नो इश्यू। चलिए ठीक है, तो जो आपके पास में कॉन्जुगेट एसिड होता है, मार्कर्स की पोजीशन चेंज कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, इंक नीचे की तरफ आ सके। जो हमारे पास में सबसे पहले जो आपके पास में कॉन्जुगेट एसिड होता है उसके लिए आपको H प्लस आयन ऐड करना पड़ेगा, जबकि कॉन्जुगेट बेस के लिए आपको H प्लस आयन रिमूव करना पड़ेगा। देखिए इस ब्रॉन्स्टेड थ्योरी का सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा यह है दैट दिस थ्योरी इट हेल्प्स, वी कैन कंपेयर, इसकी सहायता से वी कैन कंपेयर एसिड बेस स्ट्रेंथ, एसिड बेस स्ट्रेंथ कैन बी कंपेयर्ड। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है और इसलिए इसको अपन लोग जो है वो कंसिडर कर रहे हैं। स्ट्रेंथ आप कंपेयर कर सकते हैं, कैसे करेंगे एक बार देखते हैं। बट फिलहाल हम लोग यही बात कर रहे हैं कि कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। अब मैं एक क्वेश्चन आप सभी से पूछ रहा हूं कि जैसे मान लीजिए आपके पास में NH2 माइनस है, NH2 माइनस का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा और NH2 माइनस का कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है सभी से। NH2 माइनस, 2 माइनस का चार्ज है उसके ऊपर, ठीक है, एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा और कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, दोनों आपको बताने हैं।
NH2 माइनस का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है भाई, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। और तो कॉन्जुगेट बेस पूछा है, कॉन्जुगेट एसिड पूछा है। अंजलि NH2 माइनस पहले से ही है हमारे पास में, NH2 माइनस है। NH के ऊपर 2 माइनस लिखा हुआ है, नीचे 2 नहीं है, ऊपर 2 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट बेस, इसके ऊपर पहले से -2 का चार्ज है। अगर आप कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो वी हैव टू रिमूव H प्लस आइन। जब H प्लस आइन को हटाएंगे तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन होगा, N3 माइनस आइन, दैट इज द नाइट्राइड आइन। यार इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं हो रहा आप लोगों से यार। और कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए आपको इसमें H प्लस आइन जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्जुगेट एसिड किसका होता है, बेस का होता है। तो अगर आप H प्लस आइन इसमें जोड़ेंगे तो आपके पास में क्या बनेगा, NH2 माइनस। यस, नाउ इट इज करेक्ट आंसर, NH2 माइनस एंड N3 माइनस। चलिए एक और क्वेश्चन करिए सब लोग। OH माइनस का कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड बनाइए। OH माइनस का कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड बनाइए। सॉल्ट इज समथिंग विच कंटेन्स ए केटाइन एंड एनाइन। बाकी सॉल्ट की बहुत सारी वेराइटीज और कैटेगरीज हैं, डबल सॉल्ट है, मिक्स सॉल्ट है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में होता है, सिंपल सॉल्ट है, बहुत सारी चीजें। बट सॉल्ट इज समथिंग विच हैज ए केटाइन पोर्शन, मतलब केटाइनिक पोर्शन एंड एनाइनिक पोर्शन। यू हैव ग्रेट नेम। ओके, कॉन्जुगेट बेस इज O2 माइनस, वेरी नाइस। उसके लिए आपको H प्लस आइन हटा देना है, ऑक्साइड, O2 माइनस दैट इज ऑक्साइड। और कॉन्जुगेट एसिड जो है वो हो जाएगा इसका H2O। ओके, वेरी नाइस। तो देखिए इस थ्योरी का जो हमारे पास में जो सबसे मेन फायदा है, मैं इसको फिलहाल हटा रहा हूं आंसर। कॉन्जुगेट बेस जो है वो आपके पास में हो जाएगा ऑक्साइड, और कॉन्जुगेट एसिड जो है वो आपके पास में हो जाएगा H2O। ओके, यस, ऑल राइट। ओके, अब हमको चीज आगे समझनी है। देखो आपको बताया गया बाय दिस थ्योरी यू कैन कंपेयर, आप इस थ्योरी से क्या कंपेयर कर सकते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो अगर मेरे पास में कोई सा एसिड है तो उस एसिड की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस। और अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूंगा तो बेसिक स्ट्रेंथ आपके पास में हो जाएगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। ये बहुत बेसिक सी बात है, मतलब जो बाद में प्रोडक्ट बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी के बेसिस पर आप उसकी स्ट्रेंथ को बताते हैं। अब ऐसा क्यों,
ये हम लोग देखते हैं एक बार, जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव HClO4, ठीक है, Cl डबल बॉन्ड O, या आपसे पूछा गया क्वेश्चन कि HClO4 और HClO3 विच इज स्ट्रॉन्गर एसिड, यह आपसे क्वेश्चन पूछा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे H+ को हटा के। तो HClO4 पर क्लोरिक एसिड का क्या बनेगा, ClO4 माइनस, Cl डबल बॉन्ड O O माइनस, टेट्राहेड्रल शेप होता है इसका, ClO4 माइनस, इसको बोलेंगे आप पर क्लोरेट आयन, पर क्लोरेट आयन, ठीक है। जबकि HClO3 का कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा, Cl डबल बॉन्ड O माइनस, क्लोरेट आयन, क्योंकि क्लोरिक एसिड है, इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा क्लोरेट आयन। तो इन दोनों में से आपके पास में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, पर क्लोरेट इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। तो जो ज्यादा स्टेबल है, जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है, उसका एसिडिक नेचर जो होगा या एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा हो जाएगी। तो आपके पास में अगर ये ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू रेजोनेंस, तो उस केस में इसका जो एसिड होगा, भाई ये तो कॉन्जुगेट बेस हो गया, इस एसिड को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे एट द एंड, HClO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HClO3। रेजोनेंस की वजह से इस ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज जो है 1, 2, 3 और एक इसके टोटल 4 ऑक्सीजन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, सिर्फ 3 ऑक्सीजन के ऊपर ही डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, ठीक है। ऐसे ही आप H2SO4 और H2SO3 को कंपेयर कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है। खैर फिलहाल हम लोग आगे चल रहे हैं। अब तो आप एसिड और बेस जो है उस केस में उनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं कि एसिटिलीन, अमोनिया और वाटर, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। एक आपके पास में एसिटिलीन है, एक आपके पास में NH3 है और एक आपके पास में वाटर है। इन तीनों की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करके आपको बतानी है कि यहां पर सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। ओके, अंजलि ने आंसर दिया है। आप H+ हटाएंगे, इन सबसे H+ हटाएंगे और आप इनके कॉन्जुगेट बेस बना लेंगे OH-, NH2- और HC≡C-, ठीक है। और इनकी स्टेबिलिटी को चेक करेंगे। यस, वाटर, ये जो कार्बन है, कार्बन यहां पर sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड
sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो दिस कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल। किसके कंपैरिजन में? यहां इसके कंपैरिजन में। तो इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल तो कौन सा हो जाएगा? OH माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन नाइट्रोजन को ओवरकम कर दिया किसने? कार्बन ने। ये सबसे कम स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ऑर्गेनिक के हिसाब से। तो यहां पर सबसे ज्यादा एसिडिक आपके पास में कौन सा हो जाएगा? वाटर नंबर 1, एसिटिलीन नंबर 2, अमोनिया नंबर 3। सो दिस इज ए वे टू कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। कई लोगों को क्वेश्चन देते ही चुप हो जाते हैं, वो भाई बिना क्वेश्चन के तो काम नहीं चलेगा। दिस इज द वे टू फाइंड आउट द एसिडिक स्ट्रेंथ। इस तरीके से आप एसिडिक स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं। CHF3 और CHCl3 विच इज मोर एसिडिक? इन दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है, ये आपसे क्वेश्चन है। एक तो है फ्लोरोफॉर्म और एक है क्लोरोफॉर्म। इन दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है? CHCl3, ओके। ठीक है, तो देखो इंपॉर्टेंट बात यहां से क्या, आप लोग को रीजन पता ही होगा। जब क्लोरोफॉर्म से आप H+ आयन हटाते हैं तो कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आता है वो क्लोरीन के वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में डिफ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्टेबल हो जाएगा। तो कुल मिला के बात क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि लेट्स सी जो कॉन्जुगेट बेस है, कॉन्जुगेट बेस मतलब नेगेटिव चार्ज कैन बी स्टेबिलाइज्ड बाय, इसके स्टेबिलाइजेशन के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलाइज करने का एक तरीका तो क्या हो सकता है? -I या -M इफेक्ट। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तीसरा क्या हो सकता है? डीलोकलाइजेशन इन वैकेंट ऑर्बिटल्स। ठीक है, और क्या हो सकता है? डिस्पर्जन इन लार्ज साइज्ड ऑर्बिटल्स। तो पहले का एग्जाम्पल हमने देखा कि जहां पर रेजोनेंस था, ये -M की बात कर रहा हूं, रेजोनेंस की बात कर रहा हूं, इसका एग्जाम्पल हमने देखा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एग्जाम्पल देखा, वाटर, एसिटिलीन, अमोनिया वाला, ये हमने देखा था पर क्लोरिक एसिड और क्लोरिक एसिड वाला। वैकेंट ऑर्बिटल्स का एग्जाम्पल हमने देखा CHCl3 और CHCF3। और डिस्पर्जन इन द लार्ज साइज ऑफ ऑर्बिटल्स, इसका भी एक क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा कि वाटर दैट इज H2O और H2O और H2S में से ज्यादा एसिडिक कौन है, या आपसे अगर पूछा जाएगा तो
हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग ये कहेंगे दैट HS माइनस इज मोर स्टेबल देन OH माइनस। HS माइनस इज मोर स्टेबल देन OH माइनस। उसका रीजन क्या है? क्योंकि HS माइनस में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा इट इज रेस्टिंग इन HS माइनस। इन HS माइनस electron is resting in 3p orbital which is larger than 2p। तो 2p किस में है आपके पास में? 2p आपके पास में है ऑक्सीजन में। हाँ, सभी लोगों का सही आंसर है। इसी तरीके से कंपेयर करके आप लोग चलेंगे। आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि HCl और HF में से कौन ज्यादा एसिडिक है? तो आंसर क्या देंगे हम लोग? HCl, क्योंकि HCl में H+ आयन हटने के बाद में जो Cl- आयन बनेगा उसमें इलेक्ट्रॉन आपके पास में 3p ऑर्बिटल में है विच इज मोर स्टेबल। ठीक है, और इसी बेसिस पर आप कंपेयर करते हैं HI, HBr, HCl और HF को। ठीक है, चलो यहां तक बात ठीक थी। अब एक दिन क्या हुआ, जो लुईस था, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहां पर बहुत कुछ सीखने वाले हैं लुईस कॉन्सेप्ट में, बहुत कुछ सीखने वाले। पहले ही आपको बोल रहा हूं जो आपने अभी तक नहीं सीखा है। लुईस ने क्या किया, एक दिन इन तीनों सन्नाटों को, ये आपको दिख रहे हैं, आर्हेनियस पहला, ब्रॉन्स्टेड दूसरा, लॉरी तीसरा, इन तीनों को अपने घर पे बुलाया और इनसे पूछा कि तुम एक काम करो, तीनों मुझे बताओ कि CO2 क्या है? एक बार पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद जो आपके डाउट्स होंगे उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे। इनसे पूछा कि बता CO2 क्या है, तो उन्होंने मना कर दिया कि हमको नहीं पता। फिर इनसे पूछा कि बता चल SO3 क्या है, तो ये इनका तो एक ही काम है, ये तो ढूंढेगा क्या, H+OH-, और ये भी एसिड के लिए H+ ढूंढेगा और बेस के लिए H+ एक्सेप्ट करना चाहिए। अब कुछ मामला बैठ नहीं रहा। फिर पूछा चल बता SO2 क्या है, ये लोग कहते हैं कि हमको नहीं पता। फिर पूछा चल बता BF3 क्या है, बोला नहीं पता। चल बता BCl3 क्या है, बोले नहीं पता। चल बता Ag+ क्या है, बोले नहीं पता। चल बता SF6 क्या है, बता बता, बोले नहीं पता। कुछ नहीं पता, एक का भी आंसर उसके पास में नहीं है, एक का भी आंसर नहीं है। कोई बात नहीं, तो लुईस ने इनके आंसर देना शुरू किए कि सन्नाटो, ये जो तुम कॉन्सेप्ट बता रहे हो ये जनता को बेवकूफ बनाने वाला काम है, तुम्हें कुछ नहीं पता अभी तक। CO2 जो है, देखिए डिस्पर्जन डिलोकलाइजेशन में कौन इंपॉर्टेंट है कौन नहीं वो बाद की बात है, अभी उसके बारे में नहीं सोचना है आपको, अभी आपको फोकस यहां करना है। वी विल डिस्कस ऑल दिस डाउट्स एट द एंड ऑफ द लेक्चर। तो CO2 क्या है ये तुम्हें मैं बताता हूं क्या है CO2। तो CO2 की रिएक्शन जब वाटर के साथ में होती है तो ये तो आपको पता ही है, उससे कार्बोनिक एसिड बनता है और ये मोस्ट कॉमन रिएक्शन है। कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो इसी रिएक्शन के दम पे चल रही है, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स है वो इसी रिएक्शन के दम पे एग्जिस्ट करती है। H2CO3 का फॉर्मेशन होता है।
अब कैसे होता है इस प्रोसेस में, जो CO2 है, यहां जो कार्बन आपको दिख रहा है, दिस कार्बन हैज पॉजिटिव चार्ज, और वाटर जब इसके साथ में रिएक्शन करता है तो वाटर जो है इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, जिससे बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। अब इस रिएक्शन में पता है दो काम हो रहे हैं, ये जो रिएक्शन आपको दिख रही है इस रिएक्शन में दो काम हो रहे हैं। क्या? इस ऑक्सीजन की वैलेंसी, ये जो ऑक्सीजन है 2 तो पहले से थी, अब 2 + 1 से 3 होने वाली है, मतलब इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 - 1 से 1 होने वाली है। ये हो रहा है इस रिएक्शन में, और जब 2 - 1 से 1 होने वाली होगी तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आने वाला है ना, तो आपके पास में ये बनेगा, ये वाटर वाली ऑक्सीजन है, H पॉजिटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड O-, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन है यहां पॉजिटिव चार्ज है, ये स्टेबल नहीं है, पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए यहां से H+ आयन बाहर निकालेगा, और H+ आयन को ये ऑक्सीजन ले जाएगी, ये वाली ऑक्सीजन, उससे आपके पास में किसका फॉर्मेशन होगा? OH एज इट इज, C डबल बॉन्ड OH, मतलब OH CO, क्या बोलेंगे इसको अपन? H2CO3, 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन, 1 2 3, कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। तो यहां से जो लुईस था उसने क्या बताया? लुईस ने बताया कि एनी सब्सटेंस विच रिलीज इलेक्ट्रॉन, any substance which release electron, any substance which donate electron is a base, मतलब बेस इज इलेक्ट्रॉन रिच। और ऐसे सब्सटेंस को हम लोग ऑर्गेनिक में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। जबकि जो आपके पास में एसिड है, जो एसिड है, जिसको भी आप कह रहे हो कि एसिड है, तो एसिड इज समथिंग विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, या तो उसका ऑक्टेट पूरा नहीं होगा, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। यहां आप देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, बिना इसके बात नहीं बनेगी भाई, या तो इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से पॉजिटिव चार्ज है। तो एसिड इज ए सब्सटेंस विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और ऐसे सब्सटेंस को आप लोग क्या कहते हैं? यू कॉल देम इलेक्ट्रोफाइल, यू कॉल देम इलेक्ट्रोफाइल, यू कॉल देम इलेक्ट्रोफाइल। तो अब एट द एंड बात निकल के क्या आ रही है सामने? बात निकल के ये आ रही है कि एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अच्छा, वो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, वो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हम कब कब कह सकते हैं? वो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, कोई सा भी सब्सटेंस है उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कब कह सकते हैं हम लोग? देखो, कोई सा भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट किस किस केस में कहलाएगा? या तो इट हैज पॉजिटिव चार्ज, भाई कॉमन सेंस की बात है, अगर कहीं चार्ज ही पॉजिटिव आ गया तो बात ही खत्म होगी ना। अगर कहीं पर चार्ज पॉजिटिव ही है तो पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। और कहीं पॉजिटिव चार्ज है तो कॉमन सेंस की बात है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, या फिर पॉजिटिव चार्ज नहीं भी है और ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तब भी आप उसे क्या कहेंगे? तब भी आप इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे, ठीक है। अच्छा, और कब कह सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल? जब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, कंप्लीट ना हो, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज,
ड्यू टू डेल्टा EN इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कब कब हो सकता है, या तो पॉजिटिव चार्ज हो या ऑक्टेट ही पूरा ना हो, ठीक है, या फिर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अच्छा, और क्या हो सकता है, इसके अलावा कुछ और हो सकता है, इसमें से कुछ भी नहीं हो, फिर भी एक कंडीशन ऐसी है जिस केस में आप उसे इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हैं। वो कौन सी कंडीशन है, कोई बताएगा आप में से? उस केस में भी उसको लुईस एसिड कह सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कह सकते हैं, या उसको इलेक्ट्रॉन्स की नीड रहेगी, आप ये कह सकते हैं। व्हाट इज दैट कंडीशन? यस, नॉट वैकेंट डी स्पेसिफिकली, कोई सा भी वैकेंट ऑर्बिटल हो सकता है। वेरी नाइस आकाश। वैकेंट एस ऑर्बिटल हो सकता है, वैकेंट पी हो सकता है, वैकेंट डी हो सकता है, वैकेंट एफ हो सकता है। तो वैकेंट ऑर्बिटल्स, वैकेंट ऑर्बिटल is in another criteria to say it electrophile. इलेक्ट्रोफाइल, लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये सब इलेक्ट्रोफाइल्स भी हैं और लुईस एसिड भी हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल से भी डिस्कस करेंगे अपन सभी लोग। तो एसिड इज समथिंग विच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब पहला हमने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी कब हो सकती है, जब पॉजिटिव चार्ज हो तब, ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो तब, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या वैकेंट ऑर्बिटल। इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इसी दौरान बीच में आर्यनियस कूद के आया कि तू एक बात बता लुईस, तू खुद का एग्जाम्पल ले रहा है, खुद ही उसे समझा रहा है, खुद ही उसे समझा रहा है, तू एक काम कर, ये बता कि तेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ये जो तूने कॉन्सेप्ट बताया, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो मैंने HCl को एसिड कहा था, क्या उस बात को जस्टिफाई कर सकता है? क्या तू ये बता सकता है कि HCl एसिड क्यों है? तो जैसे आर्यनियस ने सवाल पूछा, इसने कहा ये रहा वाटर, ये रहा HCl। HCl के पास में यहाँ क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इतना छोटा मोटा सवाल पूछता है तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये जो ऑक्सीजन है खुद का इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर कर रहा है, उससे कौन बाहर जाएगा, Cl माइनस। क्या बना आपके पास में, H3O प्लस प्लस Cl माइनस। तो इस प्रोसेस में HCl ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। HCl ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट। जबकि H2O ने क्या किया, इस प्रोसेस में जो H2O था उसने क्या किया, उसने किया इलेक्ट्रॉन रिलीज। ठीक है, अब इसी दौरान जब यहां तक पहुंच गया बात, तो अब एक्चुअल कॉन्सेप्ट पे अपन लोग आने वाले हैं कि NH3, जब यहां तक बात पहुंच गई तो उसने, ब्रॉन्स्टेड ने पूछ लिया लगे हाथ कि ये बता कि ये जो मैंने समझाया था उसमें कहाँ गलती है। बोले तूने जो समझाया उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जो समझा रहा हूं वो हर जगह सही है। NH3 प्लस HCl, इस प्रोसेस में क्या हुआ, NH3 ने HCl को इलेक्ट्रॉन दिया, उससे Cl माइनस बाहर गया और क्या बना, NH4 प्लस और Cl माइनस। गलती आप में से किसी में नहीं है, लेकिन बात ये हो रही है NH4 प्लस और Cl माइनस। इसमें NH3 ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो इसको बेस बोलेंगे, इसने एक्सेप्ट किया तो इसको अपन लोग एसिड कहेंगे। चल तो फिर तू ये बता कि BF3 है वो एसिड कहाँ से हुआ।
जो BF3 है वो एसिड कहां से हुआ। तो BF3 एसिड कैसे हुआ इस बात को भी इसने समझाया। अब कैसे समझाया वो एक बार हम लोग देखते हैं। इसने कहा कि जो BF3 है, ये रहा वाटर आपके पास में। अगर आप BF3 को वाटर में ऐड करते हो तो इट हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट। ये वाटर यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो ये सिस्टम बनेगा O+H, क्योंकि जैसे ही बॉन्ड बनेगा इसकी वैलेंसी 2+1 हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आएगा। B-, क्योंकि बोरोन की वैलेंसी अब 4 हो गई है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आना लाजमी है। और इस पॉजिटिव चार्ज को ओवरकम करने के लिए वाटर H+ आयन रिलीज कर देगा। तो इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इसको हम लोग बोलेंगे लुईस एसिड, और उसने रिलीज किया तो इट इज लुईस बेस। तो BF3 के बारे में भी इसने एक्सप्लेन कर दिया कि BF3 जो है वो क्यों एक लुईस एसिड है, जबकि वाटर यहां पर एज ए लुईस बेस काम कर रहा है। तो एक बार हम लोग अब आगे चीजों को थोड़ा सा और समराइज फॉर्मेट में लेके आते हैं कि हमारे पास में जो लुईस कॉन्सेप्ट है, समझना एक बार आप लोग, जो लुईस कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से दो सब्सटेंस बोले हमने, समथिंग विच इज लुईस एसिड जो एक इलेक्ट्रोफाइल भी होता है, और दूसरा लुईस बेस विच इज ए न्यूक्लियोफाइल टू। उसके बाद हम लोग इनकी स्ट्रेंथ कंपैरिजन की बात भी करेंगे इसी लेक्चर में कि स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करते हैं। तो लुईस एसिड कौन कौन से हो सकते हैं? समथिंग विच हैज पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, कौन से ऐसे आयंस हैं जो पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद लुईस एसिड नहीं होते हैं? दे हैव पॉजिटिव चार्ज बट दे आर नॉट लुईस एसिड। तो क्या आप मुझे इसका आंसर बता सकते हैं? पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद भी लुईस एसिड नहीं है। They have positive charge but they are not Lewis acid. They have positive charge but they are not Lewis acid. Will you please let me know? Okay, very nice. NH4+. NH4+ जो है वो केटाइन है और उसके पास सारे ऑर्बिटल्स भरे हुए हैं, तो किसी भी केस में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए जगह बची नहीं है। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ए सेकंड ए केटाइंस और NH4+। फर्स्ट ए सेकंड ए का मतलब लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंजियम, केटाइनिक फॉर्म इनका। और ऐसे ही आप लोग क्या बोलेंगे सेकंड ए वाले में? अच्छा, सेकंड ए में आप बेरिलियम, जो बेरिलियम है वो तो होता है, बेरिलियम जो होता है उसके कंपाउंड तो कोवेलेंट होते हैं। बाकी जितने रह गए जहां पर भी आयनिक नेचर होगा, तो उस केस में जहां पर भी आयनिक नेचर होगा वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो फर्स्ट ए में कौन कौन से आ गए? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। और सेकंड ए में बेरिलियम को छोड़ दो, क्योंकि बेरिलियम कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है तो वहां पर उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। बेरिलियम को छोड़ दो तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। ठीक है, ये जो है आपके पास में ऐसे होंगे जो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्या होने के बावजूद? पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, बेरिलियम वाला क्यों करता है? बिकॉज Be2+ है वेरी हाई पोलराइजिंग पावर, सो इट हैज कोवेलेंट कैरेक्टर्स। ओके, सब लोगों ने सिर्फ एक ही आंसर दिया, NH4+। तो आंसर क्या है? फर्स्ट ए केटाइंस, सेकंड ए केटाइंस एक्सेप्ट बेरिलियम और NH4+।
ठीक है। दूसरा हमने क्या बोला था, तो कौन से केटाइंस हो सकते हैं इसमें? देखो Cu प्लस हो सकता है, Ag प्लस हो सकता है, Ni2 प्लस, Fe3 प्लस, CO3 प्लस, ये सारे केटाइंस हैं, राइट। दे ऑल हैव टेंडेंसी टू accept electrons. Aluminium 3 plus, they all accept electrons. पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। अब दूसरा हमने क्या कहा, दूसरे हमने कहे कि इफ दे हैव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कब होगा? डेल्टा En इज नॉट इक्वल टू 0। लेकिन साहब सिर्फ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज से काम नहीं चलेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के साथ में इट मस्ट बी हाँ, पॉजिटिव चार्ज के साथ में वेकेंट ऑर्बिटल इज नेसेसरी, उसके बिना तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकता ना, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड कैसे बनाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है उसके साथ में मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, जैसे कि CO2, SO2, SO3, C डबल बॉन्ड O जो एल्डिहाइड कीटोन्स में इन सब में होता है। इसीलिए एल्डिहाइड कीटोन जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, क्योंकि उनका जो कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक है, बिकॉज इट इज कनेक्टेड विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो उसकी वजह से जो कार्बन है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और मल्टीपल बॉन्ड तो है ही, इन सब में पाई बॉन्ड है भाई। तो CO2, SO2, SO3, C डबल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड जितने हैं उसमें भी कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये सब लुईस एसिड है भाई, ये सब क्या है हमारे पास में? ये सारे लुईस एसिड है। उसके अलावा इनकम्प्लीट ऑक्टेट तो है ही, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जितने भी लुईस एसिड हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट में किसको बोलेंगे आप? एल्यूमिनियम क्लोराइड ड्राई होना चाहिए, BX3, बोरोन के जितने भी हेलाइड्स हैं, FeCl3, ठीक है। बोरिक एसिड भी आप बोल सकते हैं, BOH का होल थ्राइस। तो यहां पर इन सब का ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है, और इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल हैं और साथ में लुईस एसिड है, ठीक है। उसके अलावा, इस सब के अलावा हमने एक और चीज कही, वो क्या था हमारे पास में? दैट वाज द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स। तो प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, ये ऐसा मेंबर होना चाहिए जो थर्ड पीरियड के बियॉन्ड हो, मतलब थर्ड पीरियड का तो कम से कम होना ही होना चाहिए भाई, है ना, कम से कम थर्ड पीरियड का तो होना ही होना चाहिए। तो एग्जाम्पल क्या बोल देंगे इसके हम लोग? इसका एग्जाम्पल आपके पास में क्या हो जाएगा? SF4 हो जाएगा, SF4 हो जाएगा, और SF6 हो जाएगा, PF4 हो जाएगा, GaCl3 हो जाएगा, और बहुत सारे हो सकते एग्जाम्पल है, बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे PCl5 बोल देंगे। तो बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हो सकते हैं। ऑल दीज आर लुईस एसिड, बट इतने स्ट्रांग नहीं होंगे, बट है तो लुईस एसिड ही, ठीक है भाई। तो ये सारे लुईस एसिड है, और जितने भी लुईस एसिड होते हैं, जितने भी लुईस एसिड हैं, ऑल दीज आर इलेक्ट्रोफाइल्स। जितने भी लुईस एसिड हैं, ऑल दीज आर इलेक्ट्रोफाइल्स। अच्छा, यहां तक ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं, लेट्स सी इफ आई आस्क यू क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि मान लीजिए आपको कहा जाए टू कंपेयर, आपसे कहा जाए कि SO3 और SO2 में से कौन सा बेटर लुईस एसिड है? SO3 और SO2 में से कौन सा बेटर लुईस एसिड है?
ये आपसे कहा जाए मान लीजिए, तो उस केस में आप क्या जवाब देंगे? SO3, ओके विपुल, SO3 आपके पास में जो है वो, इसमें सल्फर के ऊपर +6 चार्ज है, जबकि यहाँ पर +4 चार्ज है सेंट्रल एटम के ऊपर। स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं आप लोग। SO3 इज लाइक दिस, दिस इज SO2। सो दिस, ये जो आपको सल्फर यहां पर दिख रहा है, दिस सल्फर इट हैज मोर पॉजिटिव चार्ज, मोर पॉजिटिव चार्ज, it has more positive charge, and this sulfur has lesser positive charge। तो जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ऐसे आप लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ बता सकते हैं भाई, है ना। अरे अंजलि बालिका, अगर SO3 का आप वाटर के साथ में रिएक्शन कराओ क्या बनेगा? H2SO4। SO2 की वाटर से कराओ क्या बनेगा? H2SO3। तो H2SO4 और H2SO3 में से कौन ज्यादा एसिडिक है? कॉमन सेंस से बता सकते हैं बहुत बार, है ना। जरूरी नहीं होता कि हर बार आप बहुत जबरदस्त तरीके से दिमाग लगाओ। अच्छा ये बताओ चलो, Cl2O7 और Cl2O5, एक तो आपके पास में कौन है? Cl2O7 और एक आपके पास में है Cl2O5। दोनों में से बताना है कौन सा बेटर लुईस एसिड है, कौन सा बेटर लुईस एसिड है, दोनों में से बताना है आपको, Cl2O7 और Cl2O5। तो Cl2O7 जो है उसमें वाटर ऐड करो क्या बनेगा? HClO4। भाई चार्ज तो कॉमन सेंस की बात है, यहाँ +7 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ +5 है, जबकि यहां पर क्या बनेगा? HClO3। तो Cl2O7 आपके पास में ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि चलो बताओ FeCl3 और FeCl2 कौन सा स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है, अब बताओ देखें। FeCl3 और FeCl2 कौन सा स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड है? तो ऐसे FeCl3 में जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो आपको दिख रहा है +3 है, यहां पर +2 है, तो +3 वाला क्या हो जाएगा? ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। FeCl3 तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में काम आता है भाई। हाँ सब लोगों का सही जवाब है FeCl3। अब आगे समझते हैं एक बार अपन लोग कि लुईस बेस जो है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट हमारे पास में होती है। तो लुईस बेस के लिए हमने पहले ही बोल दिया, लुईस बेस इज समथिंग विच इज न्यूक्लियोफिलिक, जो न्यूक्लियोफाइल है आपके पास में, है ना। लुईस बेस वो होता है विच इज न्यूक्लियोफाइल। तो लुईस बेस होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है? पहली बात तो हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे पहला क्राइटेरिया तो नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल NO3-, HS-, OH-, X-, OR-, ये सभी न्यूक्लियोफाइल, ये सभी फेमस न्यूक्लियोफाइल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो पहला क्राइटेरिया तो आपके पास में क्या हो गया कि वहां पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स हमने बताए कौन कौन से? NO3- मतलब नाइट्रेट,
HS माइनस हाइड्रोजन सल्फाइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, हैलाइड और OR माइनस, है ना, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। या फिर क्या होना चाहिए, मैं फिर कह रहा हूं, लुईस बेस आर नथिंग बट न्यूक्लियोफाइल। अब एक बार अपन लोग रिएक्शन करवा के देखेंगे, अभी आपको समझ में आ जाएगा सब। या फिर क्या होना चाहिए, द प्रेजेंस ऑफ द लोन पेयर। लोन पेयर होना चाहिए, ठीक है। तो लोन पेयर होगा तो फॉर एग्जाम्पल NH3 हो सकता है, ROH हो सकता है, ROR हो सकता है, वाटर हो सकता है। इन सब में जो सेंट्रल एटम दिख रहा है ऑक्सीजन, सब में इनके पास में क्या है, लोन पेयर है, ठीक है। अच्छा, लोन पेयर की बात आ गई तो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि ट्राई अल्काइल अमीन, ट्राई अल्काइल अमीन है एक आपके पास में NCH3 होल थ्राइस, और एक आपके पास में NSiH3 होल थ्राइस, इन दोनों में से कौन सा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा? इसको ऑप्शन A बोल देते हैं और इसको ऑप्शन B। कौन सा इनमें से न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। तो हम लोग यहां क्या कहेंगे कि जो आपके पास में यहां नाइट्रोजन है और यहां जो नाइट्रोजन है उसके बाद जो लोन पेयर है, यस अंजलि, राइट आंसर। यहां नाइट्रोजन का लोन पेयर इज अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन, लोन पेयर इज अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन, अवेलेबल है। जबकि इस वाले केस में लोन पेयर जो है, लोन पेयर इज डिफ्यूज्ड इन वैकेंट d ऑर्बिटल्स ऑफ सिलिकॉन। मतलब इसको आप कुछ ऐसा देख सकते हैं, देखो इधर देखो सब लोग, दिस इज ए पेयर, ये तो इसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, समझना भाई इसको सब लोग, मतलब नॉट न्यूक्लियोफिलिक, ये तो इसका न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट हो गया, लोन पेयर है, और ये इसका लुईस एसिड वाला पार्ट है क्योंकि इसमें वैकेंट d ऑर्बिटल्स हैं। तो एक जिसके ऊपर लोन पेयर है, दूसरा जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इन दोनों में आपस में रिएक्शन हो गई, तो आपस में रिएक्शन हो गई तो अब इसके लोन पेयर दूसरे के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। बात आ रही है समझ में? सिलिकॉन वैकेंट ऑर्बिटल है, तो वैकेंट ऑर्बिटल है तो वो खुद एक लुईस एसिड है, जबकि नाइट्रोजन उससे कनेक्टेड है, तो आपस में वहां पर रिएक्शन हो जाएगी। बात समझ में आ गई तो प्लीज टाइप यस, और नहीं आई तो वापस समझाता हूं मैं आप लोगों को। ये लुईस एसिड जो है वो भीख मांगने के लिए इसके पास में इससे कनेक्टेड है, तो आपस में कनेक्शन। भाई यहां पर अपन ने एक बात कही थी ना, दैट प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स, if there is a presence of vacant orbital then it is, if there is presence of vacant orbital then it is acid। तो इसी में प्रेजेंट है वो, ये तो खुद बेस हो गया और ये एसिड, तो आपस में रिएक्शन कर लेंगे। अब यहां पर ये तो बेस है, लेकिन ये एसिड नहीं है, तो इसको कोई दूसरा एसिड चाहिए जिसको इलेक्ट्रॉन दे सके। ये किसी दूसरे एसिड को इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि ये इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, पॉजिटिव कुछ भी नहीं है यहां पर, तो एक मॉलिक्यूल में आपस में रिएक्शन नहीं होगी। यहां पर एक मॉलिक्यूल में आपस में रिएक्शन नहीं होगी। खैर, तो भी आगे चलते हैं। तो हमने यहां पर अभी कहा कि लोन पेयर हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है। अब तीसरा एस्पेक्ट क्या है, अगला एस्पेक्ट क्या है जो अगर हो तो उसको आप न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। तो आप क्या कहेंगे? प्रेजेंस ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। लेकिन उस पाई बॉन्ड के साथ में एक क्राइटेरिया है,
वो जो पाई बॉन्ड है उसके साथ में क्राइटेरिया है, वो जो पाई बॉन्ड है वो ऐसे एटम्स में होना चाहिए जिसका डेल्टा एन इक्वल्स टू 0 हो, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जब नहीं होगा तो उसी केस में वो लुईस बेस हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, एल्कीन एंड एल्काइन एंड बेंजीन। आपको याद हो तो एल्कीन कौन सी रिएक्शन देती है भाई, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, मतलब इलेक्ट्रोफाइल आता है उसके पास में, मतलब खुद क्या हो गई वो, न्यूक्लियोफाइल। एल्काइन भी कौन सी देती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, कितनी बार, 2 बार, क्योंकि वहां पर 2 पाई बॉन्ड है, तो एल्काइन खुद क्या हो गई, न्यूक्लियोफाइल। ऐसे बेंजीन कौन सी रिएक्शन देती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल तो आता ही है, तो इलेक्ट्रोफाइल किसके पास में आएगा, जो सब्सटेंस खुद न्यूक्लियोफाइल है। जब तक वो खुद न्यूक्लियोफाइल नहीं होगा इलेक्ट्रोफाइल वहां पर नहीं आएगा। लेकिन भाई देखो, प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड तो यहां पर भी था, ये रहा, यहां पर भी आपके पास में क्या था, पाई बॉन्ड तो था, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वाज नॉट इक्वल्स टू 0। यहां पर इन दिस केस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 0। तो एग्जाम्पल हमने क्या बोले, एल्कीन, एल्काइंस और बेंजीन, ये सभी किसके साथ में रिएक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल के साथ में। ये सभी इलेक्ट्रोफाइल के साथ में रिएक्ट करते हैं। देखते हैं एक बार एक रिएक्शन देखते हैं। जैसे ये एथीन है, HCl, तो एथीन क्या करती है, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर डोनेटेड टू, तो इससे ये बाहर जाएगा और उससे आपके पास में क्या बनेगा, CH3 CH2 प्लस, और फिर सेकंड स्टेप में कौन जुड़ जाएगा इसमें आके, Cl माइनस, से क्या बनेगा, CH3 CH2 Cl। सेकंड स्टेप में आके कौन जुड़ जाएगा, Cl माइनस, उससे क्या बनेगा, CH3 CH2 Cl। तो पहले स्टेप में जुड़ा इलेक्ट्रोफाइल H प्लस, तो इस रिएक्शन को आप लोग क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। देखो कोई सा भी जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है उसमें दोनों चीजें होती है। ये वाला जो पार्ट है इसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इलेक्ट्रोफाइल है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए सेंटर को, जबकि ये जो इसका सेंटर है वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है। लेकिन पहले जो रिएक्ट करेगा उसी के नाम पर रिएक्शन रखी जाएगी। तो पहले रिएक्ट किया किसने, H प्लस ने, तो हमने रिएक्शन का नाम क्या बोल दिया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ऐसे बेंजीन के साथ में होता है, आपको पता ही है बेंजीन कैसे रिएक्ट करती है। बेंजीन के पास में भी जब कोई लाइक CH3 प्लस आता है या कोई सा केटाइन आता है, तो उस केस में आपके पास में बेंजीन क्या करती है, उस केटाइन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देती है। तो ये सारे हमारे पास में लुईस बेस है। तो इन दोनों की जो है आपस में रिएक्शन होती है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया दैट एसिड बेस रिएक्शन आर द 70% रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी यही है। और फिजिकल का चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हो तो सोच लो एसिड और बेस क्या चीज़ है ना। तो आप एक बार इस लेक्चर को प्रॉपरली देखना, अच्छे से रिवाइज करना, और कोई डाउट आए तो आप लोग पूछ लेना। आज इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। अगली क्लास में हम लोग ब्रेक डाउन द प्रोटोलिसिस, ऑटोप्रोटोलिसिस, लाइसिस ऑफ वाटर, KW, PKW, pH स्केल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू। बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो।